हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध का उत्कर्षण। इसमें हम लोग देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण और भारत पर विदेशी आक्रमण। इस वीडियो के अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। 100% क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलेगा और एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मगध का उत्कर्षण। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक प्रश्न को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मगध का उत्कर्षण। इसे हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरसंघ था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से आप लोग टिक लगा सकते हो, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण हमें कहीं भी नहीं मिला है। यह सिर्फ महाभारत में लिखा गया है कि सबसे पहले मगध में एक राजा का शासन था जो कि बृहदत्त वंश का था, जिसका नाम था बृहदत्त। लेकिन ऐसा हमें कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण पत्र में नहीं मिला है। तो इस बात को याद रखिएगा। मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहले देखिए, विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार में वृद्धि, वन क्षेत्र तथा हथियारों की उपलब्धता, कृषि में लोहे के उपयोग, धान की रोपाई की पद्धति का विकास। तो यही सभी कारणों से मगध शक्तिशाली हुआ। अब यहाँ पे आता है मगध महाजनपद। तो देखिए, मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी गृहब्रिज यानी राजगिरी थी। तो इसमें बहुत सारे वंश उभर के आए थे जो बहुत शक्तिशाली थे। इसमें सबसे पहला जो वंश था ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे। फिर दूसरा वंश जो आता है वो आप लोगों का नाग वंश आता है। नाग वंश के जो संस्थापक थे ये शिशुनाग थे। तीसरा जो वंश आता है ये नंद वंश आता है। नंद वंश के जो संस्थापक थे ये महापद्म नंद थे। फिर इसके बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है। महापद्म नंद में सबसे लास्ट का जो शासक होता है धनानंद, उसका क्या करता है, अपनी चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है अपने गुरु की मदद से, चाणक्य की मदद से क्या करता है, वो क्या करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य होता है। इसके बाद आप लोगों का आता है शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक होता है ये पुष्यमित्र शुंग होता है, जो कि मौर्य काल के सबसे अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। बृहदत्त का ये सेनापति होता है और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर देता है धोखे से और उसके बाद शुंग वंश का स्थापना करता है। फिर आप लोगों का वासुदेव आता है जो कि कण्व वंश के संस्थापक थे। फिर आप लोगों का सातवाहन वंश आता है जो कि सीमुक के क्या थे, तो संस्थापक थे। फिर श्रीगुप्त आता है जो कि गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो एक एक वंश को हम लोग डिटेल पूर्वक बात करेंगे इसी वीडियो में, जहां से आप लोगों का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक वंशों को डिटेल से पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो वंश आता है ये आप लोगों का हर्यक वंश आता है, जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका प्रमाण मिला है। तो सबसे पहले हर्यक वंश में आ जाता है बिंबिसार, जो कि इसका संस्थापक था। फिर अजातशत्रु आता है जो कि इसका बेटा होता है। बिंबिसार की हत्या इसके बेटा अजातशत्रु करता है और उसके बाद अजातशत्रु का जो हत्या करता है ये उदयन करता है और उदयन के बाद जो आता है ये नागदशक आता है। तो बिंबिसार जो होता है ये हर्यक वंश का संस्थापक होता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बिंबिसार जो था ये महात्मा गौतम बुद्ध के मित्र भी थे। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। ये क्या की थी? उदयन ने की थी। गंगा और सोन नदी के से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर
थ्योरी को समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम बिंबिसार से बात करते हैं। तो बिंबिसार का जो शासनकाल होता है ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चलता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गृहब्रिज थी, यानी वर्तमान में राजगृह मतलब कि राजगीर, पर बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले ये गृहब्रिज इसकी राजधानी थी हर्यक वंश की, लेकिन बाद में इसने राजगिरी बनाया। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले बिंबिसार की कहाँ राजधानी थी हर्यक वंश की, तो ये आपका गृहब्रिज थी, लेकिन बाद में कहाँ बनी, तो ये राजगिरी में बनी। उसके बाद बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला ऐसा कौन सा शासक था जो विवाह नीति का प्रयोग करता है, तो ये बिंबिसार ही करता है। बिंबिसार के 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रेषणजीत की बहन महाकौशला देवी से किया गया। तो सबसे पहला यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी, तो ये महाकौशला देवी थी। इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला से शादी हुआ था तो इनको दहेज में कौन सा प्रांत मिला था, तो काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह चेलना यानी छलना से किया। यह वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्होंने छेमा पंजाब के भद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज को जीता तथा उसे अपने राज में मिला लिया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार ने कहाँ का उसको क्या बनाया था, सेनापति बनाया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि अंग का उसको सेनापति बनाया था। इसके समय अवंती के राजा पांडुरोग से ग्रस्त हो गया। ठीक है। उसके ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा और जीवक के इलाज से पगोद स्वस्थ। के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु का जो शासनकाल चलता है ये 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक चलता है। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। तो अजातशत्रु क्या किया था, 492 में बिंबिसार की हत्या कर दी और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितहंता कहते हैं। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का कुनिक किसे कहा जाता है या फिर हर्यक वंश का कुनिक किसे कहा जाता है, तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और इसी ने 492 ईसा पूर्व में अपनी पिता यानी बिंबिसार की हत्या करता है। उसके बाद फिर ये राजगद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये बात मैंने आप लोगों को बौद्ध धम्म वाले वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट में अपलोड है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई कि अजातशत्रु ने जब वैशाली पे आक्रमण किया था और उसके बाद फिर उसने इसको मगध में मिला लिया था, तो उस समय इसने कौन 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, तो ये रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इसके बाद उदयन आता है। उदयन का जो शासनकाल चलता है ये 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक चलता है। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितहंता कहते हैं। तो उदयन ने क्या किया था, 445 ईसा पूर्व में 461 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था, अपने पिता की हत्या किया था। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा तथा इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उदयन जो था ये सोन नदी के संगम पे एक निर्माण करता है शहर का जिसका ये नाम रखता है पाटलिपुत्र। वर्तमान में ये आज क्या है, वर्तमान में ये आप लोगों का पटना है। पहले प्राचीन में इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र का इसने क्या किया था, उदयन क्या किया था, राजधानी बनाया था।
ठीक है। तो उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। तभी इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हर्यक वंश में टोटल कितने शासक रहे, तो हर्यक वंश में टोटल तो ऐसे मिला करके 4 शासक रहे थे। पहला जो शासक आ जाता है ये आप लोगों का आ जाता है, पहला जो शासक आ जाता है ये आप लोगों का बिंबिसार आ जाता है, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद बिंबिसार की हत्या करता है उसका बेटा जिसका नाम होता है अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में, और उसके बाद अजातशत्रु का जो हत्या करता है उसका बेटा जिसका नाम होता है उदयन, वो हत्या करता है 461 ईसा पूर्व में। ठीक है। और उसके बाद फिर उदयन का जो बेटा होता है इसका नाम होता है क्या होता है इसका नाम, नागदशक। और नागदशक क्या एक अयोग्य शासक होता है, और उसके बाद नागदशक का जो सेनापति होता है जिसका नाम शिशुनाग होता है वो उसका हत्या कर देता है, और उसके बाद एक नया साम्राज्य का स्थापना करता है जो कि शिशुनाग वंश से, यहीं पे आप लोगों का शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश क्या होता है, तो देखिए शिशुनाग वंश जो चलता है ये 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग जो होता है ये हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक उदयन का जो पुत्र होता है उसका सेनापति होता है, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। 412 ईस्वी में उसका हत्या करता है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग जो था इसका राजधानी वैशाली था। इसके बाद इसका बेटा आता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है, पाटलिपुत्र का राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र को यह राजधानी बनाता है, और द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के जो दूसरा जो राजा होते हैं कालाशोक, उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है कालाशोक। और उसके बाद अंतिम शासक जो होता है यह नंदीवर्मन था। अंतिम शासक नंदीवर्मन था जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी, और उसके बाद एक नया साम्राज्य का यह स्थापना करता है जिसका नाम होता है नंद डायनेस्टी। तो सबसे पहले मौर्य एम्पायर में जो सबसे पहले आप लोगों का डायनेस्टी का स्थापना होता है ये होता है हर्यक डायनेस्टी, जिसका जो संस्थापक होता है ये बिंबिसार होता है। बिंबिसार का जो हत्या करता है वो अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु का जो हत्या करता है ये उदयन करता है। तो अजातशत्रु और उदयन को दोनों को पितृ हत्या के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का या फिर हर्यक वंश का कुनिक किसे कहा जाता है, तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। और उसके बाद फिर उदयन का एक पुत्र होता है जो अयोग्य होता है, और उसकी हत्या जो करता है ये शिशुनाग करता है, और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है 412 ईसा पूर्व में। तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो संस्थापक होता है ये शिशुनाग होता है। शिशुनाग के बाद एक और इसका बेटा आता है जो कि कालाशोक होता है। कालाशोक के बाद एक और अयोग्य शासक होता है जिसका नाम होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन भी अयोग्य शासक होता है, और इसका जो हत्या करता है ये महापद्म नंद करता है, और उसके बाद ये नंद डायनेस्टी का स्थापना करता है। नंद डायनेस्टी का जो संस्थापक होता है ये महापद्म नंद होता है, और इसका जो अंतिम जो शासक होता है ये धनानंद होता है। कौन होता है, धनानंद होता है। और धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, यहाँ पे धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, अपना मौर्य को यानी मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है और मौर्य वंश का ये स्थापना करता है, और फिर यहीं से मौर्य वंश का शुरुआत होता है। यहाँ पे अब महापद्म नंद का होता है। महापद्म नंद जो होता है ये नंद वंश के संस्थापक होते हैं। नंद वंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यही सिकंदर जो होता है इसका एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सिकंदर जो होता है इसके क्या होते हैं, तो इसके गुरु कौन होते हैं, तो ये अरिस्टोटल होते हैं जिसको हम अरस्तु कहते हैं। सिकंदर ने पोरस के राजा के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था जो कि हाइड्रेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु जवर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी।
अंतिम शासक जो होता है महापद्म नंद का, यह धनानंद होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रेस्पिन के युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये पोरस के राजा के साथ लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के राजा के साथ लड़ा गया था, इस बात को याद रखिएगा। और सिकंदर की मृत्यु कैसे होती है, तो ज्वर की वजह से होती है और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और महापद्म नंद जो होता है, नंद वंश का अंतिम शासक जो होता है, यह धनानंद होता है। महापद्म नंद के बाद बहुत सारे शासक आते हैं जो कि यहाँ पे नंद वंश पे क्या करते हैं, राज करते हैं। और सबसे अंतिम जो इनका पुत्र होता है धनानंद, यहाँ पे टोटल 8 शासक आते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से धनानंद के बारे में पूछा जाता है क्योंकि धनानंद जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य का यहाँ पे क्या करते हैं, शक्तिशाली राज्य का यहाँ पे आयोजन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे धनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साम्राज्य में टोटल 3 डायनेस्टी का यहाँ पे वर्णन मिलता है। पहला जो डायनेस्टी आता है ये आप लोगों का आ जाता है हर्यक वंश, जिसके जो संस्थापक होते हैं ये बिंबिसार होते हैं। दूसरा जो स्थापना होता है डायनेस्टी का वो आप लोगों का नाग वंश होता है, जिसके जो संस्थापक होते हैं वो शिशुनाग होते हैं। तीसरा जो डायनेस्टी का स्थापना होता है वो आप लोगों का होता है नंद वंश का, और नंद वंश के जो यहाँ पे नंद वंश के जो संस्थापक होते हैं वो महापद्म नंद होते हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद फिर नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं धनानंद, उसके बाद फिर मौर्य वंश का स्थापना होता है। तो मौर्य वंश को हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुए थे। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, उसमें अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। यही था आप लोगों का मगध साम्राज्य। इधर टोटल आप लोगों का इधर बहुत बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। तो इसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश से पूर्व 2 विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए थे। पहला ईरानी आक्रमणकारी था, ईरानी आक्रमण हुआ था। दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण को देखेंगे, फिर हम लोग यूनानी आक्रमण को देखेंगे। और यूनानी आक्रमण से ही आप लोगों का अलेक्जेंडर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकंदर कहते हैं। यहाँ पे आता है ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण को सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग यूनानी आक्रमण को देखेंगे। तो ईरानी आक्रमण जो होता है ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण, विदेशी आक्रमण कौन सा वंश का हुआ था, तो ये हखमनी वंश का हुआ था, जो कि ईरानी आक्रमण से संबंधित है। हखमनी वंश के जो संस्थापक थे ये साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय, इस बात को याद रखिएगा। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम द्वारा प्रथम को मिला। इस बात को याद रखिएगा। तो भारत में यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन सा वंश का किया था, तो ये हखमनी वंश का किया था। ये किससे संबंधित रखता था, तो ये ईरानी आक्रमण से संबंधित रखता था, जो कि मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण किया गया था इसी वंश के द्वारा। इसके बाद जिस वंश को हम लोग देखते हैं ये आप लोगों का यूनानी आक्रमण आता है। ईरानी आक्रमण के बाद यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, इसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, और ये फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर जो था इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, जो कि अलेक्जेंडर था, इसका मूल नाम था। और इसका जन्म मैसेडोनिया था, और मैसेडोनिया में इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, और 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। और पिता का जब इसका मृत्यु हो जाता है तो 20 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठता है। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था। जैसे कि भारत में मौर्य वंश का स्थापना होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं कौटिल्य पंडित यानी कि चाणक्य, उसी टाइप से सिकंदर जो होता है वो मैसेडोनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा होता है, और वो
अरस्तु यानी अरिस्टोटल का शिष्य होता है वो उसको गुरु मानता है। इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था, रोक्साना इसकी प्रिय पत्नी था, और घोड़ा का नाम इसको बुसफेल्स था, बुसेफेल्स था। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की जन्म कब हुआ, तो 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में इसका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सिकंदर का गुरु का नाम क्या था, तो ये अरिस्टोटल था। तीसरा प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, तो ये आपका रोक्साना था, ठीक है, और घोड़े का नाम क्या था, तो ये बुसेफेल्स था। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए। डिटेल से बात करेंगे क्योंकि सिकंदर से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा जंभिक ने सिकंदर की अधिकता स्वीकार कर ली। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि यूनानी आक्रमण जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था तो सबसे पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिकंदर के आगे क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी पराजित स्वीकार कर लिया था, तो वो तक्षशिला का राजा था। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा पोरस पर आक्रमण किया। इस युद्ध को झेलम विशेषता या हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, कि हाइड्रोस्पीज का युद्ध जब हुआ था तो ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये यूनानी का राजा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और ये आप लोगों का पोरस का राजा के साथ हुआ था। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। सिकंदर का थल सेना सेल्यूकस निकेटर था तथा जल सेना नियाक्रेश था। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये सिकंदर का थल सेना था। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है जल सेना कौन था, तो नियाक्रेश था। सिकंदर भारत में 29 महीने 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो यहां से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, यहां से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर की सफलता के कारण। सिकंदर की सफलता के कारण भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता एक प्रमुख कारण था। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज घोड़े की भरमार थी, साथ ही देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था। इस बात को याद रखिएगा, भारत में जब वो प्रवेश करता है तो उसी समय भारत के बहुत सारे राजा जो होते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं और सिकंदर का यहाँ पे क्या कर जाते हैं, सिकंदर को यहाँ पे साथ दे देते हैं, और उसके बाद जैसे ही व्यास नदी आता है तो पार करने से मना कर जाते हैं जो भी देशद्रोही रहते हैं। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या हुआ, तो भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीय ने सीखी। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, सिकंदर आक्रमण कर भारत पर आया था आक्रमण करने, तो वहां एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था और ये यूनानियों से ही मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी थी। इस बात तक हमने जो भी पढ़ा ये चैप्टर थ्योरी पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट देख लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया, तो ये हकमनी वंश के द्वारा किया गया, जो कि हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। ये किस वंश से संबंधित रखता था, हकमनी वंश से रखता था। और ये जो था आप लोगों का, ये आ जाता है यूनानी नहीं, ये आ जाता है ईरानी वंश का ये था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो ये अरस्तु था। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था, सिकंदर जो था ये भारत में 19 माह तक रहा। पूछा जाता है
कि हाइड्रेस्पीज का युद्ध कब हुआ था, तो ये आप लोगों का हुआ था 326 बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट में। पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था, तो ये आ जाता है आप लोगों का झेलम से चिनाब के नदी के बीच में ये फैला हुआ था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो ये नंद वंश का शासन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये आप लोगों का धनानंद था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, सिकंदर की मृत्यु आप लोगों का बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। आगे है कि सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया, तो ये आप लोगों का कर दिया था व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिकंदर की यहाँ पे अधीनता स्वीकार किया था, तो ये आप लोगों का जामभिक किया था। इसका राइट आंसर आभिक किया था। हाइड्रेस्पीज का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था हाइड्रेस्पीज का युद्ध। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, तो ये किस नदी के पर हुआ था, तो ये झेलम नदी के पर हुआ। प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो ये उदय ने की थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है, तो ये अजात शत्रु को कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक। कि महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी, महाकाव्यों यानी क्या होता है, महाभारत। तो महाभारत के अनुसार मगध वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये बृहदत्त ने किया था। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बृहदत्त ने नहीं किया था, इस बात को याद रखिएगा। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त जो था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है धोखे से, और उसके बाद एक नया साम्राज्य का वो स्थापना करता है जिसका नाम होता है शुंग वंश। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था ये बिंबिसार था। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई, तो ये पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था, तो ये बिंबिसार ने किया था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूल कहाँ का शासक था, तो ये आप लोगों का मैसेडोनिया का। फाइनली दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मगध का उत्कर्षण। इसमें हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, नंद वंश के बारे में पढ़ा, फिर ईरानी आक्रमण पढ़ा, यूनानी आक्रमण पढ़ा, सिकंदर का आक्रमण पढ़ा, भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है मगध का उत्कर्षण में। इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को पढ़ेंगे, तो मौर्य वंश का अलग वीडियो आएगा, उसमें आप लोग समझोगे। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में सारा वीडियोस अपलोड कर दिया गया है, वहां से एक एक वीडियो देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ एंड तक रहे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने 5 मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आगे चल के इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।